फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब चैनल पे। मैं हिमांशु कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे आपका काम धंधा बढ़िया चल रहा हो, आपकी ज़िंदगी में खुशहाली हो। तो फ्रेंड देखिए, मैं आपके लिए जो वीडियोस बनाता हूँ उस वीडियोस को बनाने में मेहनत लगती है और काफ़ी पेशेंस से मैं आप लोगों के लिए स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाता हूँ, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों की तरफ से मुझे एक सपोर्ट चाहिए होता है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स यूँ ही करते रहें और अपने सजेशंस देते रहें। अगर किसी भी भाई को मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स सीखना है तो जो आपको नीचे नंबर दिखाई दे रहा है मेरा ही नंबर है, जिस पर आपकी डायरेक्ट कॉल पर या व्हाट्सएप पर मुझसे बात होगी। अगर आप कॉल पे बात करना चाहते हैं तो शाम को आप 5:30 बजे के बाद कॉल कर सकते हैं, अन्यथा आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके छोड़ सकते हैं। मैं आपको कोर्स की डिटेल और जो भी आपकी बातचीत होगी, मोबाइल रिपेयर करवाना हो चाहे कोर्स करना हो, वो पूरी हो जाएगी। आप अपनी इंक्वायरी व्हाट्सएप पे छोड़ सकते हैं, ठीक है। कॉल भी करके देख सकते हैं, अगर मैं फ्री रहता हूँ तो कॉल ज़रूर पिक करता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज जो है मैं आपको एक डेड मोबाइल है मेरे पास, जो कि मेरे पास एक कस्टमर का फ़ोन आया है जिनका ये फ़ोन डेड है, और उन्होंने मुझसे कांटेक्ट करा था कॉल पर, और वो दिल्ली से ही हैं। तो मेरे पास ऑल ओवर इंडिया से फ़ोन कोरियर के थ्रू रिपेयर होने आते ही हैं। साथ में दिल्ली के जो शॉपकीपर्स हैं या जो कस्टमर्स हैं जो मेरे यूट्यूब चैनल को जानते हैं और मुझे पहचानते हैं, वो मेरे पास फ़ोन अपना भेजते हैं। तो ये उनका फ़ोन जो ख़राब हुआ है, तो इससे पहले उन्होंने जैक वगैरह, स्पीकर वगैरह चेंज वगैरह करवाया है, बट डेड ये पहली बार हुआ है। तो ये फ़ोन मेरे पास बहुत ही उम्मीद के साथ आया है। चल देखो, आपको पता है कि जो उम्मीद होती है उस पे काम करने के बाद रिज़ल्ट का पता लगता है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी 110% कि मैं इसको रिपेयर करके उनके उम्मीदों पे खड़ा उतरूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। और हाँ, मेरी वीडियोस जो होती है वो 5, 6, 10 मिनट वाली नहीं होती है, जो कि आपको एक जादू या मैजिक की छड़ी से दिखाई जाती है, क्योंकि जादू और ऐसी कोई मैजिक होती ही नहीं है, सिर्फ लॉजिक होता है। इसीलिए मेरे चैनल का नाम HT लॉजिक है, ठीक है। तो वीडियो जो होती है पेशेंस के साथ देखें, स्किप कर कर के अगर आप देखेंगे तो जो मैं थ्योरीज़ बोलता हूँ, जो मैं स्टेप्स बोलता हूँ, वो आप मिस कर देते हैं, जिस वजह से आप फॉल्ट फाइंड नहीं कर पाते हैं, और पूरा वीडियो का जो नॉलेज आप ले सकते थे उतना नॉलेज आप नहीं ले पाते हैं। तो वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा, पेशेंस के साथ आपको सीखने को मिलेगा हमेशा की तरह। तो चलिए देखिए, ये फ़ोन है सैमसंग का, ठीक है। A50 है ये, और इसका मैंने बैक कवर ओपन कर रखा है, ठीक है। ये डेड है। अब इसके स्क्रू वगैरह बस खोलने हैं, उसके बाद मैं आपको इसका दिखाऊंगा कि क्या हिसाब किताब है। सबसे पहले आपको मैं DC चार्जर से इसकी चेक करवा देता हूँ। ये देखिए, मैंने DC चार्जर पे इसको कनेक्ट किया है।
डीसी चार्जर जो मैंने कनेक्ट किया है तो ये एक दूसरा फ़ोन चार्ज हो रहा है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। देखिए कोई भी रिस्पांस नहीं है डीसी चार्जर पर, कोई भी एम्पियर कंजम्पशन नहीं है। तो इसको पूरा ओपन करते हैं, ठीक है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ बोर्ड की कंडीशन, ठीक है। अगर आप लोग मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स सीखना चाहते हैं, चाहे आप फ्रेशर हो चाहे एक्सपीरियंस होल्डर हो, देखिए आप लोग बहुत लोग मुझे कॉल करते हैं कि सर ऑफ़लाइन बढ़िया होगा या ऑनलाइन। तो देखो बढ़िया तो दोनों ही होता है, बट मैं हमेशा प्रेफरेंस देता हूँ ऑफ़लाइन बैच को, क्योंकि उसमें क्या होता है आप अपनी पूरी मन की संतुष्टि करके जा पाते हैं। ऑनलाइन में कई चीज़ें होती है जो आप अपनी चीज़ें मुझे नहीं बता पाएंगे, कई चीज़ें होंगी जो आप मेरी चीज़ें जैसा मैं चाहूँगा वैसा एक्सपेक्टेशन पे खड़ा ना उतरूँ, आपके रिज़ल्ट ना दे पाऊँ। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि कभी भी आप कोशिश करिए कि थोड़ा सा समय निकालिए, 15-20 दिन का समय निकाल लीजिए, कम से कम 25 दिन का कोर्स है, कम से कम 20 दिन का समय निकाल लीजिए, 15 दिन का। अगर आप 10 से 15 दिन का भी निकाल लेंगे तो मैं आपके लिए एक प्रॉपर वे में सेटअप से आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा सिखा के भेजूँगा, ठीक है। बस देखो अगर आपको बेसिक से लाना पड़ेगा तब तो पूरा 25 दिन मेरे को चाहिए होगा, ठीक है। सिम ट्रे लगी हुई है इसमें। तो बोर्ड की कंडीशन आप देख लीजिए, बोर्ड की कंडीशन बिल्कुल साफ़ है, ठीक है। अब मैं इसको पूरा ओपन करके आपको दिखाता हूँ। बोर्ड जो है बिल्कुल ही फ्रेश है। जो कस्टमर ने मुझे बताया, कस्टमर ने बताया कि बच्चा गेम वगैरह कुछ खेल रहा था और अचानक से सडनली बंद हो गया फ़ोन। तो गेम वगैरह जब खेलते हैं तो फ़ोन अगर ओवर हीट हो रहा हो, तो कोई भी अगर ऐसा नॉन टेक्निकल बंदा वीडियो देख रहा है तो फ़ोन अगर गेमिंग के दौरान अगर हीट वगैरह हो रहा हो तो आप अपने फ़ोन को कूलिंग पैलेस पर रखें, फ़ोन को थोड़ी देर ना चलाएं, क्योंकि अगर ओवर हीट की वजह से आपका फ़ोन शॉर्ट हो गया तो फिर आपको रिपेयर करवाना पड़ेगा। तो सर्विस सेंटर वाले जो हैं वो आपको क्या ही रिपेयर करके देते हैं, आपको मालूम है, तो फिर आपको बाहर में खर्चा आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आपका मतलब जो सेव हो सके, एक नॉर्मल व्यूवर भी मेरी वीडियोस देखता है, ठीक है, उन्हीं में से एक ये व्यूवर का फ़ोन है। तो मेरी कोशिश यही है कि आप लोगों का जो पैसा लगा है वो सही से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक चल पाए, ठीक है। तो बोर्ड बिल्कुल फ्रेश है, आप लोगों ने देख लिया है, ठीक है। तो जो डेड है और डीसी चार्जिंग पे कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो सबसे पहले अब मैं इसका आपको डीसी पावर सप्लाई पे पावर कंजम्पशन दिखा देता हूँ कि क्या पावर कंजम्पशन ले रहा है ये, ठीक है। बूट केबल से चेक कर लेते हैं एक बार। ये 50 में बैटरी कनेक्टर जो है बूट केबल वाली वो उल्टी लगानी होती है, अगर ऐसे लगाएंगे तो शॉर्ट करेगा, क्योंकि इसका प्लस इस साइड है। देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि डीसी मशीन पे ऑलरेडी 0.2 किसी में 0.3 मतलब बूट केबल लगाने पर ना एक रीडिंग आ जाती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो उसको लीकेज मत मानिएगा। देखिए मैंने जैसे ये बूट केबल हटा दिया तो बिल्कुल 0 हो गया, और बूट केबल जब लगाया है तो 0.2 हो गया। तो ये किसी में 6 होता है, किसी में 4 होता है, तो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब देखो मैं आपको इसका डीसी रीडिंग दिखाने वाला हूँ। चार्जिंग पे तो आपने देख ही लिया है, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। ये देखिए अब हम इसके ऑन ऑफ बटन को शॉर्ट करेंगे,
ये देखिए मैंने पावर बटन को होल्ड करके रखा है, मतलब टच करके रखा हुआ है। 162 के आसपास रीडिंग गई, बटन छोड़ा, 0 हो गई। फिर देखिए दोबारा दिखाता हूँ मैं आपको। अभी देखिए फ्लैश लाइट भी जल गया था इसका। ये देखिए जब पावर बटन को प्रेस कर रहे हैं तो 162 के पास डीसी रीडिंग्स आ रही है। 162 163 162 के आसपास रीडिंग्स आ रही है। बटन छोड़ते ही 0 हो जा रहा है, यानी फ़ोन जो है वो फर्स्ट बूट के प्रोसेस में जा रहा है। और फ़ोन जो है अगर बूटिंग प्रोसेस में जाए, मतलब एम्पेयर कंजम्पशन हो और बटन छोड़ते ही अगर 0 हो जाए, तो इसका मतलब है कि बूट सीक्वेंस में कहीं ना कहीं फ़ॉल्ट है। तो बूट सीक्वेंस का फॉल्ट जो होता है वो किस तरीके से रिपेयर करना चाहिए, देखो ये हर ब्रांड में हर सीपीयू के अकॉर्डिंग अलग अलग हो जाता है। तो यही मैं कोर्स में बताता हूँ, जिससे कि मेरे स्टूडेंट 100% फॉल्ट डायग्नोस कर पाते हैं। 100% फॉल्ट डायग्नोस कर सकते हो। तो अभी जैसे आपने डीसी मशीन से देखा, तो मैं यहाँ पर आपको डीसी मशीन के थ्रू, चार्जिंग पोर्ट के थ्रू, ठीक है, और स्कीमेटिक के थ्रू, यानी प्रॉपर मास्टर लेवल पे आपको मोबाइल का बना के मैं यहाँ से भेजने वाला हूँ। ठीक है, तो आपकी एक्सपेक्टेशन जो भी होगी मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स में, मेरे यहाँ पर सबसे पहले देखो क्वालिटी क्या है। मैं दूसरों के जैसे बदला नहीं, 50-60 स्टूडेंट नहीं पढ़ाना स्टार्ट किया। चाहूँ तो मैं कल से 50-60 स्टूडेंट पढ़ाना शुरू कर दूँ, लेकिन जो मेरी जो क्वालिटी है, जो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास से जो सीख के जाए वो एक बाकी इंस्टीट्यूट वालों के 50 पे भारी पड़े, तो उसके लिए मुझे उनको वो लेवल पे पहुँचाना पड़ेगा। कोर्स का मतलब ये नहीं होता कि मैं उनको सिखा के बस भेज दूँ, काम कर पाए ना कर पाए। मेरे पास सीखने का मतलब है कि आपने अपनी जिम्मेदारी मुझे दे दी है। ठीक है, तो आप अगर मेरे पास एक्सपेक्टेशन लेकर आ रहे हो ना, तो मैं उस एक्सपेक्टेशन पे 100% खड़ा उतरने वाला हूँ। अगर ये वीडियो कोई टेक्निकल देख रहा है चाहे नॉन टेक्निकल देख रहा है, मैं दोनों में से कोई भी यहाँ पर आएगा, मतलब जिसने कभी स्क्रू ड्राइवर भी ना पकड़ा उसको भी सिखा के भेजूँगा। 25 दिन का मतलब ये नहीं कि मैं 25 दिन में भेज ही दूँगा। बेशक से उसको सिखाने में 40 दिन लग जाए, 45 दिन लग जाए, मैं सिखा के भेजूँगा। ठीक है, और जो बिल्कुल एक्सपीरियंस होल्डर हैं, जिनको फ़ोन वगैरह खोलने सब कुछ, जैक वगैरह, माइक स्पीकर सब कुछ आता है, रिवॉल्विंग भी आती है बहुत सारे लोगों को। मेरे पास तो डबल टेकर विल टेकर करने वाले लोग आते हैं कि सिर्फ फॉल्ट फाइंडिंग सिखा दो। तो देखो मेरे पास आप जो अपनी उम्मीद लेकर आओगे वो पूरा 100% फिलअप करवाना मेरा काम है। ठीक है, एक बार और मैं आपको इसका बूट केबल से रीडिंग दिखाता हूँ। ये देखिए जब हम इसका पावर प्रेस कर रहे हैं तो रीडिंग 163 के पास जाता है, छोड़ते ही 0 हो गया। तो इसका मतलब है बूट सीक्वेंस में फॉल्ट है। तो बूट सीक्वेंस में अगर फॉल्ट है तो हमें इसकी शील्ड को ओपन करना होगा। बूट सीक्वेंस का फॉल्ट का क्या मतलब होता है, देखो बूट सीक्वेंस का मतलब होता है जो फ़ोन की पावर सप्लाई और कुछ प्रोटोकॉल्स होती है, SPPI होती गई, मतलब जैसे SCL, SDA, ठीक है, तो SPMI, ठीक है, ये प्रोटोकॉल्स जो होती है बातचीत, IC से IC की बातचीत, IC से IC की रिक्वायरमेंट, वोल्टेज, तो सबसे पहले आता है वोल्टेज में फॉल्ट होना, फिर आता है प्रोटोकॉल में फॉल्ट होना। तो ये फॉल्ट कहीं से भी हो सकता है। तो सबसे पहले इसका मुझे क्या करना होगा, CPU की शील्ड जैसे इसमें यहाँ पर है, और पावर सेक्शन की शील्ड, ये दो शील्ड मुझे निकालनी है। उस शील्ड को निकालने के बाद मैं मल्टीमीटर से फॉल्ट फाइंडिंग स्टार्ट करूँगा। सभी फॉल्ट ये मल्टीमीटर ही फाइंड करके देता है, चाहे कोई सा भी फॉल्ट आ जाए। ठीक है, ये मल्टीमीटर ही है जो सारे फॉल्ट हमें डायग्नोस करके देता है। 95% काम हमारा ये करता है, और हम इसको अंडर एस्टिमेट ना करें। मैं सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट इस मल्टीमीटर की करता हूँ। ठीक है, बाकी के टूल्स की भी करता हूँ, लेकिन फॉल्ट फाइंडिंग में ये बहुत बड़ा जरिया है। ये छोटा सा वेपन बहुत बड़ा काम करता है। ठीक है, तो हम लोगों का ये वेपन है, शस्त्र है। ठीक है, तो शस्त्र की पूजा करें ज़रूर। अब कोई भाई हमारा मान लीजिए मोबाइल रिपेयर कर रहा है 15 साल से, उसके पास से शॉप से फ़ोन रिटर्न गया और किसी ने अभी कोर्स किया और कोई वो फॉल्ट ठीक कर दे, तो फिर उसकी कहीं ना कहीं मार्केट में वैल्यू डाउन होती है। तो ये आपके साथ हो रहा है ना, तो आप आइए और कोर्स ज्वाइन करिए और फटाफट सीखिए और मार्केट में बूम छा जाइए। ठीक है, तो चलिए अब इसकी शील्ड ओपन करते हैं। सबसे पहले करेंगे हम इसकी CPU वाले साइड की शील्ड ओपन।
पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा, कुछ भी मैं छुपाता नहीं हूँ। तो दिल खोल के मैं वीडियो बनाता हूँ, दिल खोल के आप लाइक और कमेंट करें, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, जिससे कि आपको मेरी सभी वीडियोस मिलती रहे लेटेस्ट से लेटेस्ट, और आप उस वीडियो को देखकर अपना ज्ञान और बढ़ा सकें। और जिन भाइयों को मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स सीखना है उनको एक बार मेरा सजेशन ज़रूर दें। अगर उनको अच्छा लगे, मेरा से बात करके उनको सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ मेरे को हिमांशु सर के पास सीखना चाहिए, तो वो मेरा बैच ज्वाइन करें, ठीक है। माइक्रोस्कोप की रिकॉर्डिंग भी ऑन कर लेते हैं, जिससे कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो प्रॉपर वे में सब कुछ अच्छे से डिटेल में समझ पाए। तो रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट हो गई है। सबसे पहले अब हमें इसके ऊपर का जो ये पेपर है वो रिमूव कर लेना है नॉर्मल सी हीटिंग पे। इस पे हीट सिंक का पेपर लगा होता है, फॉइल। अपनी शील्ड हो गई है ओपन, सॉरी अपना ये पेपर हीट सिंक वाला, ये हीटिंग को एग्जॉर्ब करने के लिए लगाती है कंपनी, बट ये थोड़ा बहुत हेल्प करता ही है, पूरा तो नहीं। अभी शील्ड को मैं रिमूव करने वाला हूँ। देखिए, अगर आप एक बिगिनियर हैं, आपका हाथ कम साफ़ है, तो आप इस पर पीपीडी को अप्लाई करके, चारों साइड अप्लाई करके टेम्परेचर डाउन कर लें शोल्डर से, ठीक है, और उसके बाद आराम से उतारें। और अगर आप एक्सपर्ट हो चुके हैं और आपका हाथ सेट हो चुका है मशीन के ऊपर, तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप पीपीडी अप्लाई करके ही निकालें, बिना अप्लाई करे भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और हाँ, कोशिश रखें भाइयों, जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, वो शील्ड को अगर आप कट करके निकालते हैं तो अगर सही से निकल जाता तो ठीक है, वरना कई बार इससे निकालने पे बोर्ड भी डैमेज हो जाता है, तो फिर आप स्वैपिंग बोर्ड ढूंढते फिरोगे कि कौन सा ट्रैक ब्रेक हो गया, कौन सी अंडर लेयर कट गई। तो इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखें, अवेयर रहें, ठीक है। ये देखो, थोड़ी सी हीटिंग यहाँ पे बढ़ानी पड़ेगी, 330 करनी होगी, 330 कर दिया है मैंने।
हल्का हल्का करके हर जगह से शील्ड को थोड़ा थोड़ा उठाते रहें। फिर जब वो 10% पे उठ जाएगा फिर बहुत ईज़िली आपका शील्ड ओपन होने लगेगा। जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ से शील्ड अभी उठा रहा हूँ। ये देखिए, यही बात कर रहा था मैं, जब थोड़ा सा ओपन हो जाता है तो फिर बहुत ही अच्छे से वो शील्ड बाहर आने लग जाता है। ठीक है, और हाथ को एक ही जगह पर चॉक करके ना रखें, हाथ को आगे बढ़ाते रहें। एक शील्ड ओपन कर दी हमने। अब इसके बैक साइड की शील्ड ओपन करनी है हमें। बहुत अच्छा खासा गर्म हो जाता है। थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, फिर इसको मैं रिमूव करता हूँ। ये गर्म बहुत ज़्यादा हो गया है, बोर्ड भी बहुत गर्म है। अब मैं पावर सेक्शन की शील्ड निकालने वाला हूँ यहाँ से। कोई भी चीज़ ऐसी अगर हो जो मेल्ट हो सकती है तो उसको कवर अप देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ख़ास तौर पे प्लास्टिक की चीज़ें जो होती है उसको कवर अप ज़रूर रखें। आपने देखा मैंने कितना इजीली शील्ड को रिमूव किया। आप भी इसी टेक्निक को यूज़ करके इजीली शील्ड को ओपन कर सकते हैं।
जहाँ तक लगे कि हाँ कवर अप हो गया, उससे फिर थोड़ा आगे बढ़कर शील्ड को निकालें। ये बहुत ही अच्छे से शील्ड बाहर आ गया। अब बोर्ड जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। बोर्ड को होने देते हैं ठंडा, उसके बाद टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे हम अपनी। बोर्ड को क्लीन कर देते हैं। बोर्ड ठंडा हो गया है और हमने इसको साफ़ कर लिया है। अब हमारी टेस्टिंग हमें स्टार्ट करनी है। अब हमें स्कीमेटिक डायग्राम ओपन करना है और आप लोगों को दिखाना है कि फॉल्ट फाइंडिंग में किस प्रोसेस से आप रिपेयर करेंगे। जैसे कि सबसे पहले मैं बोर्ड नहीं ओपन कर लूँ। लैपटॉप की स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं लैपटॉप में कर दूंगा, उसको कवर करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने चालू कर दिया है लैपटॉप की। जब हम फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे तो कौन से मीटर की तार मैं कहाँ पे लगा रहा हूँ, क्या रीडिंग आ रहा है, सिर्फ ये कवर अप में लेना है। अब हम A50 का स्कीमेटिक डायग्राम और लेआउट ओपन करने वाले हैं। इसके ओपन होने के बाद जो इसका बूट सीक्वेंस के ट्रैक्स हैं, क्योंकि बूट सीक्वेंस से रिलेटेड फॉल्ट है, तो उसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से, कोई भी डेड मोबाइल अगर आता है तो हम अपने स्टूडेंट्स को किस तरीके से सिखाते हैं, ये इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है,
तो स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस होता है, तो जाहिर सी बात है कि प्रोसेस में फॉल्ट फाइंडिंग में टाइम लगता है, जादू की छड़ी नहीं होती है। तो इस वजह से मैं वीडियो में कट्स नहीं डालता हूँ और स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, तो वीडियो मेरी लंबी रहती है। जबकि मैं चाहूँ तो सीधा फॉल्ट फाइंड करके आपको दिखा सकता हूँ कि देखो ये ट्रैक ख़राब था और ये मैंने ठीक कर दिया, जैसे दूसरे की वीडियोज़ होती हैं, ठीक है। बट मेरा मकसद रहता है आपको प्रॉपर वे में फॉल्ट फाइंडिंग का तरीका दिखाने का, जिससे कि आप भी एक्चुअल में ऐसे ही फॉल्ट फाइंडिंग कर सके। होता क्या है, जो आप 5-10 मिनट वाली वीडियो देखते हो उससे आपको अगर वही कंपोनेंट ख़राब हुआ, वही ट्रैक ख़राब हुआ, वही आईसी ख़राब हुई, तब तो आपको हो गया। लेकिन नहीं हुआ तो आपको प्रोसीजर मालूम नहीं चलता, उससे वैल्यू नहीं मिलती है आपको। एक नॉलेज ग्रोथ जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, ठीक। बस वेट कर रहा हूँ मैं, बॉडियों के सारे फाइल वो अरेंज कर रहा है, होते ही मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए ओपन हो गया। अब हम सैमसंग में चलेंगे। सैमसंग के अंदर में ये ए सीरीज का मॉडल है, इसका कोड होता है A105। ये रहा, इसमें हमें स्कीमेटिक डायग्राम ओपन करना है। तो A50 जब आप खोलोगे तो इसमें बहुत सारे लेआउट और बहुत सारे स्कीमेटिक्स आपको नज़र आते होंगे, ब्लॉक डायग्राम नज़र आता होगा। तो आपको A50 जो खोलना है वो A105F खोलना है हमेशा लेआउट में, क्योंकि ये इंडियन वर्जन में लॉन्च हुआ था। ऑलमोस्ट सारे बोर्ड सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप GB खोले रहे हो, NB खोले रहे हो, सारे मॉडल्स मिला जुला के मिक्सअप होके आए हैं इंडियाज़ में सेल होने के लिए। बट मैं ये F वाला खोल रहा हूँ। इसके बाद मैं बिट मैप भी खोल लेता हूँ, जिससे कि हमारा एक ही बार में सारा कुछ समझाने का एक्सप्लेनेशन का हो जाए। तो बिट मैप ओपन हो रहा है। तो देखिए बिट मैप भी अपना ओपन हो गया। तो चलते सबसे पहले लेआउट में। तो देखो अगर बूट सीक्वेंस की बात करें तो बूट सीक्वेंस में जो फॉल्ट है वो बैटरी कनेक्टर के प्लस ट्रैक में भी हो सकता है, USB के प्लस वाले ट्रैक में भी हो सकता है, फ़ोन चार्ज ना हो रहा हो इस वजह से भी डेड हो सकता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हो सकता में आता है, तो हम एग्जैक्ट फॉल्ट तक पहुँचना है हमें, ठीक है। और मैं आपको फॉल्ट तक पहुँचा के ही वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है, फॉल्ट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो वीडियो का मकसद यही रहता है कि जो भी मैं स्टेप्स कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें क्या मेहनत आ रही है, क्या चीज़ें कैसे कर रहा हूँ मैं, ये सब आपको देखने को मिले, ठीक है। आपके हर सजेशन के ऊपर मैं काम करता हूँ। वीडियो का जो व्यू होता है, एंगल्स होता है, वो प्रॉपर आपके इस तरीके से मैं करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ सके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेआउट में सबसे पहले आपको आकर, जैसे ये HDC 5000 है, इस कोड को कॉपी करना है। ये बैटरी कनेक्टर का कोड है, यहाँ पर बैटरी कनेक्टर लगा हुआ है। लेआउट से कोड उठा के हम स्कीमेटिक में पेस्ट करने वाले हैं, कर दिया, और सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद थोड़ा जूम करके एक बार दोबारा से क्लिक करेंगे तो हमें बैटरी कनेक्टर के सभी ट्रैक्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये बैटरी कनेक्टर के ट्रैक्स की डाटा शीट है, इसके ऊपर कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं, कौन सा ट्रैक का क्या फंक्शन है, ये डिटेल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें जो बीच के ट्रैक्स हैं वो S2 S1 इसे और ग्राउंड तक, मतलब VBAT से लेके ग्राउंड तक जो ये पॉइंट्स हैं, 4 कनेक्शंस हैं इसके। तो ये चारों हमें चेक करने होते हैं कि कहीं इनमें कोई ट्रैक शॉर्ट तो नहीं है जिस वजह से फ़ोन डेड हो जाए। तो V बैटरी जो है फ़ोन की प्राइमरी पावर सप्लाई है, जो कि बैटरी को चार्ज करने के लिए आती है, ठीक है, चार्जिंग IC से। तो इसको भी चेक करना है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि S4 पे जो है VBAT ग्राउंड सेंस लिखा हुआ है, यानी नेगेटिव सेंस हो गया ये, ठीक है। वोल्टेज जो घटेगा बढ़ेगा वो सेंस के लिए ट्रैक है ये, ठीक है। तो एक एक करके सभी को चेक करते हैं। पास में आ जाइए थोड़ा, और बस फोकस में ये रखना है कि मल्टीमीटर पर जो डिजिट्स आएंगे वो दिख जाए, ठीक है। आ रहा है मीटर, ठीक है। और हाथ को जो है ना ऐसे रखना है जिससे कि वीडियो प्रॉपर वे में, क्योंकि वीडियो ऐसे ही देखेंगे सब,
तो ग्राउंड जो है मैं वो यहाँ से ले रहा हूँ और यहाँ पे लगा रहा हूँ। थोड़ा सा फोकस एडजस्ट करना होगा मुझे। ये देखिए, ये वाला जो है बैटरी कनेक्टर का ग्राउंड है और 0 0 आ रहा है, और ये बैटरी कनेक्टर का प्लस है। 576 आ रहा है प्लस पे बी बैटरी पे, यानी अपना बैटरी कनेक्टर का प्लस वाला ट्रैक बिल्कुल ओके है। फिर देखो S4 पे जो था वो ट्रैक भी बिल्कुल ओके है। ओके है ये। और इस वाले पे तो देखिए ओके, OL और लास्ट वाले पे वैल्यू और ये वाला ग्राउंड। तो ये सभी ट्रैक्स ओके हैं, इनमें कोई फॉल्ट नहीं है। तो बूट सीक्वेंस पे जब फॉलो करेंगे तो यहाँ बैटरी कनेक्टर से स्टार्ट करेंगे। अब नेक्स्ट जो है आपको ये देखना है कि USB का इनपुट ट्रैक ओके है या नहीं है। तो जहाँ पे USB का पता लगता है, मतलब CC फ्लैग से लगाना लगता है, वहाँ पे आपको वीवर्स IF5V इस तरीके का कोड मिलेगा। ये मॉडल्स के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, जैसे किसी में CHG इन लिखा होता है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसका TP पॉइंट सर्च कर लें या इसके ट्रैक का कोई कंपोनेंट देख लें जिस पर चेक कर लें। तो यहाँ देखिए इसके ट्रैक के ये कनेक्शंस हैं, ठीक है। तो आप इसके लिए बिटमैप की भी मदद ले सकते हैं। इसमें शो पैड इन्फो का ऑप्शन ऑन कर लेंगे। ये वाला है कनेक्टर, ये देखिए यहाँ मैंने क्लिक किया। हम डायरेक्ट इसके पॉइंट पर भी चेक कर सकते हैं और इसके ट्रैक के कंपोनेंट पर भी चेक कर सकते हैं। मैं जा रहा हूँ, ये देखिए USB का इनपुट ट्रैक बिल्कुल ओके है, कोई फॉल्ट नहीं है इसमें, ठीक है। GR आ रहा है, तो यहाँ पर कोई फॉल्ट नहीं है। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। OBP सर्किट को पास करते हुए ये वोल्टेज लाइन चार्जिंग IC के पास जाता है। L507 लगा हुआ है, इसको भी एक बार देख लेंगे। कई बार ये डिस्कनेक्ट हो जाता है या ओपन हो जाता है, तब भी हमारा फ़ोन जो है वो चार्ज नहीं होता, और फ़ोन चार्ज ना होने की वजह से भी डेड हो जाता है, ठीक है, क्योंकि चार्जिंग का कोई रिस्पॉन्स नहीं था। देखिए ये वाला कॉइल है L507, ठीक है। बिटमैप में भी दिखा देता हूँ मैं आपको इसको। ये वो कॉइल है, ठीक है। OBP सर्किट से यहाँ से वोल्टेज आया और चार्जिंग में इनपुट किया। इस वाले कॉइल पर हम चेक करेंगे, ये बोर्ड के इस हिस्से पर है। दोनों साइड GR देख लेना है, देखिए दोनों साइड आ रहा है, ओके है ये। और आपस में लगा के अगर आप कॉइल को देखेंगे तो डायोड की रेंज से 0 0 आने पर ओके रहेगा, ओके है ये कॉइल, कोई फॉल्ट नहीं है इसमें। अब हमें नेक्स्ट चेक करना है कि चार्जिंग IC से जो सर्किट निकल रही है वो तो हमने बैटरी कनेक्टर पर देख ही लिया है। अब हमें VPH चेक करना है। VPH शॉर्ट तो नहीं है, ठीक है। तो VPH के ट्रैक में एक बूस्ट कॉइल होता है, ठीक है। आपको दिखाता हूँ मैं VPH स्कीमेटिक में। ये बिटमैप पे क्लिक किया था मैंने, ये देखिए ये है वो कॉइल L5012, ठीक है। L5012 नंबर का ये जो कॉइल है, ठीक है, ये रहा, ठीक है। ये लगा हुआ है यहाँ पर। इस पर आपको दोनों साइड पर GR देखना है, और यहीं पर जो ये बूट कैप लगा होता है इसको भी ओपन शॉर्ट के लिए चेक करना है। जब भी इस तरीके का कोई फॉल्ट हो, जब आपको बूट सीक्वेंस में फॉल्ट हो, तो आप चार्जिंग सेक्शन से होते हुए पावर सेक्शन से होते हुए CPU, eMMC या UFS चिप पर जाना है। eMMC या UFS कोई भी लगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए मैं पहले मैं VPH कॉइल पर टेस्टिंग करने वाला हूँ।
देखिए 00066 00066 ये ज़ीरो वैल्यू। कई लोग इसको शॉर्ट मान लेते हैं, ये शॉर्ट नहीं है, ठीक है। अगर ये सिंगल डिजिट में आए तो शॉर्ट होने के चांसेस हैं, तब भी आप शॉर्ट ना माने, वोल्टेज चेक करके अपनी कंफर्मेशन कर लें। तो अभी हम कोल्ड टेस्टिंग के थ्रू चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों साइड वैल्यू आ रहा है, ओके है ये। अब बूट कैप की वैल्यू चेक करनी है। बूट कैप का जो कोड है वो C5082 है। ये रहा, ये है बूट कैप। एक चार्जिंग आईसी से कनेक्ट होता है और दूसरा हिस्सा इसका बीपीएच से कनेक्ट होता है, ठीक है। जो स्विचिंग होता है एक हिस्सा वहाँ से होता है और एक आईसी के लॉजिक गेट से कनेक्ट होता है। तो इसको दोनों ही लेग्स पर आपको वैल्यू मिलनी चाहिए। देखिए आईसी के साइड से वैल्यू आ रहा है 630 और वीपीएच के साइड से वही वैल्यू आएगा जो वीपीएच कॉइल पे था, ठीक है। तो वैल्यू आ रहा है, इट्स मीन शॉर्टिंग नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल ओके है ये, ठीक है। तो वीपीएच जब आपका सर्किट ओके रहता है तो ये पावर सप्लाई क्रिएट करता है सेकेंडरी, ठीक है। देखो यहाँ से वोल्टेज आया, बिट मैप में मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ से वोल्टेज क्रिएट होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब सेम टाइम पे ये लॉजिक गेट से यहाँ पर भी सिग्नल देता है। तो आप जब वोल्टेज चेक करते हो कि बूट कैप पर, तो एक साइड पर आपको 4 और दूसरी साइड पर 8 वोल्टेज मिलता होगा अकॉर्डिंग टू फास्ट चार्जिंग सर्किट। वोल्टेज जो इस साइड मिलेगा उसका डबल इस साइड आपको देखने में मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से जब वोल्टेज बना तो इसका काम होता है पावर आईसी के लिए वोल्टेज क्रिएट करना, ठीक है। तो ये पावर आईसी के लिए वोल्टेज जो क्रिएट करता है वीपीएच, ये मेन तौर पे बनाया पावर आईसी के लिए जाता है, लेकिन पावर आईसी के साथ में बहुत छोटे छोटे आईसियाँ होती हैं एलडीओ सर्किट की, ठीक है। देखो जैसे आप इस तरीके की जो छोटी छोटी आईसियाँ हैं, कोई कैमरे की लॉजिक गेट ड्राइवर आईसी है, कोई डिस्प्ले की रिलेटेड हो सकती है, छोटे छोटे सेंसर्स से रिलेटेड, मतलब डायरेक्ट वीपीएच की रिक्वायरमेंट दे दी उसको, मतलब वोल्टेज फिलअप कर दिया, नीड थी उसकी, तो चार्जिंग आईसी ने उसको डायरेक्ट ही पूरा कर दिया, ठीक है। तो इनके शॉर्ट होने पर भी फ़ोन डेड हो जाता है। ये छोटी छोटी आईसी हैं, कंपोनेंट के शॉर्ट होने पर भी आईसी मतलब सेम फॉल्ट होता है। मतलब आप शॉर्टिंग ढूंढते हो सिर्फ कंपोनेंट में, पावर आईसी उठा देते हो, चार्जिंग आईसी उठा देते हो और इन छोटी छोटी आईसीयों को आप इग्नोर कर देते हो और फ़ोन रिटर्न दे देते हो। मान लो ये वाली आईसी शॉर्ट हो और आपने ये आईसी निकाल के देख ली, पावर आईसी, चार्जिंग आईसी निकाल के देख ली, ठीक है। बट आपने मिस्टेक क्या कर दी, ये नहीं निकाला, कंपोनेंट वगैरह से फॉल्ट आपने चेक कर लिया, नहीं हुआ पैक करके, और जिसने इसको ढूंढ लिया उसने फॉल्ट ठीक कर दिया। तो ये छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करने हैं। यही आपको ये चीज़ यहाँ पर कोर्स में सीखने को मिलता है कि आपकी क्या मिस्टेक है जिससे आपका मार्केट में स्टैंडर्ड डाउन हो सकता है। तो उस चीज़ पे पूरा फोकस रहता है हमारा, प्रॉपर वे में स्टडी रखते हैं हम अपने स्टूडेंट्स की, ठीक है। तो यहाँ पर जो ओके मिला है, अब हमारा जो है पावर सेक्शन के पास में आपको जो वीपीएच से रिलेटेड कनेक्टेड कंपोनेंट है कैपेसिटर, उस पर चेक करवाऊँगा। ये देखिए 66 वैल्यू आ रहा है और ग्राउंड वाले साइड पर 00 आएगा। तो यहाँ तक बिल्कुल सही से आ रहा है, कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिला, बिल्कुल ओके है, ठीक है। तो यहाँ तक ओके है, यानी पावर आईसी तक चार्जिंग आईसी का जो ट्रैक वगैरह है वो बिल्कुल ओके है, जेन्युइनली बिल्कुल कोई फॉल्ट नहीं है। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि कई बार आपका क्या होता है कि चार्जिंग आईसी के आसपास कोई ना कोई छोटे मोटे ट्रैक, मतलब डिस्कनेक्टेड ट्रैक जैसे का कोई फंक्शन नहीं है, वो भी शॉर्ट हो जाते हैं, तब भी फ़ोन आपका डेड हो जाता है। ये देखिए, ये आसपास के कंपोनेंट्स वगैरह ज़रूर चेक कर लिया करें, ठीक है। स्कीमेटिक में अगर मैं आपको समझाऊं कि मैं क्या कह रहा हूं तो आपको बता देता हूं मैं। जैसे देखो ये U5001 है, तो जैसे देखो ये वाला जो AP USB V बस 4.9 वोल्टेज है, ठीक है। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। मान लो ये C5090 वाला जो कैपेसिटर है, लेआउट पर सर्च करके दिखाता हूँ आपको। मान लो ये शॉर्ट हो जाए, ये लगा हुआ है, ठीक है। इसको चेक करते हैं। अगर ये शॉर्ट हो जाए तभी बहुत बार आपका फ़ोन डेड हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि आप ये सभी चीज़ों को चेक करते हुए चले। देखिए यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हो सकता है जिसको आप इग्नोर कर रहे हो फॉल्ट वहीं से मिल जाए आपको, ठीक है। तो ये जैसे एक ट्रैक का एग्जाम्पल दिया, वैसे देखिए यहाँ पे एक VL में लगा हुआ है वोल्ट लिमिट में, ठीक है, एक कैपेसिटर C5079, ठीक है। तो ये भी शॉर्ट होएगा तो आपका चार्जिंग आईसी को डिस्टर्ब करेगा और जिसकी वजह से आपका फ़ोन डेड रह सकता है, ठीक है। ये देखिए चार्जिंग आईसी के इस साइड में लगा हुआ है।
तो बड़ी डीप इन्फॉर्मेशंस होती है अपनी क्लासेस में, ठीक है। देखिए GRR है, ओके। तो इस सभी चीज़ों को चेक करते हुए चलना है। तो यही चीज़ें होती है जिसको मैं रैंडमली चेक कर सकता था, बट वीडियो का उद्देश्य ही आप लोगों को समझाना है और मेरा क्लासेस किस तरीके से आपको मैं सिखाने वाला हूँ ये बताना है, इसलिए मैं सारी नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वरना दूसरों की तरह मैं भी छुपा सकता हूँ आप लोगों से ये चीज़ें, ठीक है। तो बहुत ही डीप चीज़ें होती है ये। जैसे आप देखो यहाँ पे VLF FGA C5075, ये देखिए GRR है और ये वाला साइड ग्राउंड का है, ओके है, कोई फॉल्ट नहीं है। तो अगर ये फॉल्ट रहेगा तो क्या होगा, चार्जिंग IC को हीट करेगा, जिसकी वजह से चार्जिंग IC अपना काम नहीं कर पाएगा। चार्जिंग IC काम नहीं करेगा तो सिंपल से क्या मतलब है, पावर IC काम नहीं करेगा, पावर IC काम नहीं करेगा, CPU काम नहीं करेगा, यानी फोन डेड रहने वाला है। इस चीज़ को आपको समझना होगा। जैसे देखो यहाँ पे VDD-Q पैरी AP 1.8, ये वही 1.8 है जो पूरे बोर्ड में जाता है, ठीक है। पावर IC, चार्जिंग IC, नेटवर्क सेक्शन, CPU सबसे कनेक्टेड होता है ये, ठीक है। AP मतलब एप्लीकेशन प्रोसेसर, और पावर IC और चार्जिंग IC के बीच में VIO लाइन है ये, ठीक है। तो ये VIO लाइन को मैं अभी चेक कर लेता हूँ, जबकि इसका स्टेप और आगे है। जैसे ये C5078 है, इसको चेक करवा के दिखाता हूँ कि 1.8 शॉर्ट तो नहीं है। ये देखिए ये बोर्ड के इस हिस्से पे लगा है बैटरी कनेक्टर के ऊपर। अब जैसे बिट मैप पर मैं आपको अगर इसको क्लिक करके दिखाऊँ तो देखो बहुत बड़ा ट्रैक हो जाता है। इस ट्रैक का फॉल्ट जो है वो सेकेंडरी जितना ही बड़ा है। ये देखो ये VDD पैरी जो था 1.8 का, स्कीमेटिक में आते हैं, VDD-Q पैरी AP 1.8 VIO वोल्टेज है, ठीक है। तो ये जो होता है, जैसा आपका VPH बड़ा है ना, वैसा ये भी बहुत बड़ा होता है। डिस्प्ले से भी कनेक्ट है, PIC से भी कनेक्टेड है, ठीक है। वो नेटवर्क सेक्शन से, चार्जिंग IC से, पावर IC से, ठीक है, किसी को भी नहीं छोड़ता है, CPU से, ठीक है। तो बहुत सारी जगह पे कनेक्ट है, तो ये फॉल्ट कहीं से भी हो सकता है। तो इस लाइन पर अब हम चेक करेंगे, ठीक है। तो देखो अब यहीं पर हम इसका TP पॉइंट है जैसे, तो इस TP पॉइंट पर भी चेक कर सकते हैं। देखो इस जगह पर, ठीक है। तो इस TP पॉइंट पर आपको चेक करवा के दिखा सकता हूँ, या इसी में कहीं भी हम चेक करें बात एक ही रहेगी। देखो चार्जिंग IC के पास भी इसके कंपोनेंट हैं, देखो ये वाला कंपोनेंट, ठीक है। बट हम कोशिश करेंगे कि इससे कनेक्टेड किसी कैपेसिटर पर चेक करें, या अगर TP पॉइंट से कहीं कनेक्टेड हो वहाँ चेक करें तो ज़्यादा बेटर होता है। कई बार आपको जैसे रजिस्टर लगा हुआ था वहाँ पर आपको फॉल्ट का पता नहीं चलता। यहाँ चेक कर लेते हैं। तो 331 वैल्यू आ रहा है, ये ओके है ट्रैक, ठीक है। बस जस्ट एग्जांपल में यहाँ पे चार्जिंग IC के पास से ट्रैक दिख गया था तो आपको मैंने चेक करके दिखाया, ठीक है। तो आपको कोई भी इस तरीके का ट्रैक नहीं छोड़ना था। तो आपने देखा चार्जिंग IC सेक्शन में पूरा ओके है, कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके पावर सेक्शन पर। तो पावर सेक्शन पर जब चलेंगे तो आपको क्या देखना है, देखो तो आपको पावर सेक्शन पर जब आना है, पावर सेक्शन के बाद तो ये सभी जो मेन कॉइल्स होती हैं इसकी बक से रिलेटेड, वीरेज कह लो, बक कह लो, वीरेज बॉब कह लो, ठीक है। ये बहुत ही मेन सप्लाइयाँ होती है, ठीक है। इन्हीं में कोई LDO शॉर्ट हो जाए या बॉब शॉर्ट हो जाए तो उसके वजह से भी फ़ोन आपका सेम DC मशीन पे सेम रिस्पॉन्स करेगा जैसा इस मॉडल में कर रहा था। पावर बटन दबाओगे रीडिंग चलेगी और बटन छोड़ते ही 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं अपना एक्सपीरियंस जो होता है अपने स्टूडेंट्स को शेयर करता हूँ। अलग अलग ब्रांड्स पे अलग अलग एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्लासेस आप करोगे तो आपको मेरा एक्सपीरियंस भी मिलेगा, ठीक है, जिससे कि आपको मार्केट में बहुत हेल्प होगी। अब हम इसको चेक कर रहे हैं, देखिए पहले इसको चेक किया, अब स्कीमेटिक में भी आपको मैं दिखा दूंगा कि कौन सा ट्रैक किस फंक्शन के लिए है। तो देखो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है, ठीक है, ओके है। आप दोनों साइड चाहो दोनों साइड चेक करो, एक साइड चाहो एक साइड चेक करो। यहाँ पर भी देखो वैल्यू आ रहा है, वैल्यू आ रहा है, वैल्यू आ रहा है। तो अभी हम देख रहे हैं कि मतलब मेन बक वोल्टेज में या फिर LDO वोल्टेज में कोई शॉर्टिंग तो नहीं है,
इसके बाद हम हॉट टेस्टिंग में चलेंगे। तो देखो कोई भी लाइन इसमें से शॉर्ट नहीं मिला हमें, ठीक है, बिल्कुल ओके है, कहीं भी हमें फॉल्ट देखने को नहीं मिला, ठीक है। तो अब जो अगर मैं बात करूं, जैसे कि अब हम BPH से आगे बढ़ चुके हैं, चार्जिंग IC का सेक्शन हमारा डन हो ही चुका था। अब यहाँ से ये जो VVAT सिस्टम सप्लाई निकला है, यहाँ से हम पावर IC के पास पहुँच चुके हैं इसी एरिया में, ठीक है, ठीक है। ये देखिए सेम कोड है। यहाँ से ये पावर IC के 3 पार्टीशन कर रखे हैं, 5001, ठीक है, जिसमें आप देखो ये वो कॉइल्स हैं L5000, L5001, L5002, ठीक है, L5003, L5004, L5005, 6, 8, 9, 10, 11 इन सभी को हमने चेक करा। तो ये सभी जो बक वोल्टेजेस हैं, इनमें से अगर कोई भी लाइन शॉर्ट होती है तो भी हमारा DC मशीन यही रिस्पॉन्स करता है। तो अभी कोई शॉर्ट नहीं है, ठीक है। तो शॉर्ट करता है तो क्या होता है, या तो ट्रैक में कंपोनेंट ख़राब होता है, या फिर पावर IC ख़राब हो सकती है, CPU के नीचे बॉल में शॉर्टिंग हो सकती है, वोल्टेज ना बनने पे ड्राई शोल्ड की प्रॉब्लम हो सकती है। ये सभी चीज़ें करके देखनी पड़ती है, ठीक है। और जो लेटेस्ट फ़ोन्स आ रहे हैं और जो छोटे बड़े कोई भी मॉडल हो, आपके पास जो भी फ़ोन आया रिपेयर के लिए, चाहे वो 200 का काम हो, चाहे वो 2000 का काम हो, हर काम वैल्यूएबल है। तो आपके पास से काम रिटर्न ना जाए, इसके लिए आपको स्कीमेटिक आज नहीं तो कल सीखना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया है कि देखो, जो आप मान लो फ्यूचर में आपकी शॉप बंद हो जाए, आपका पूरा कस्टमर कोई और खा जाए, मतलब खा जाए मीन्स किसी और के पास वो चला जाए, तो फिर उन कस्टमर को वापस लाना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो कोई पार्टी अगर इलेक्शन में हार जाती है तो उसकी रिकवरी कितनी मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो काम करते रहना पड़ेगा आपको, अपडेट होते रहना पड़ेगा, वरना आप सोए रहोगे तो फिर आप विलुप्त हो जाओगे, ठीक है। तो विलुप्त नहीं होना है आपको। तो सारे बक में कोई भी हमें जैसे शॉर्टिंग नहीं मिली, तो ये इसकी जो पावर बूट सीक्वेंस के ट्रैक हैं उसकी हम अभी टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कोई भी फॉल्ट देखने को नहीं मिला, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, एक बार हॉट टेस्टिंग कर लेनी है कि कहीं इनमें से कोई वोल्टेज ना बन रहा हो, कोई बक वोल्टेज, तब भी ये फ़ोन डेड रह सकता है, ठीक है। तो वोल्टेज की टेस्टिंग करनी है, तो इसके लिए पावर देना होगा। देखो जैसे मैंने चार्ज लगाया तो अब 0.5 की रीडिंग ये ले रहा है, 1.1 के पास पहुंच रहा है, ठीक है, 0.5 पे आ गया। तो अब मैं इसको मल्टीमीटर से टेस्ट करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो मीटर की ब्लैक वायर जो है ग्राउंड पे रख दी है मैंने, 1 बाय 1 करके चेक करेंगे सभी को। ये देखिए 1.8 जैसे मैंने चेक करा बन रहा है। मैं एक बार आपको इसका बैटरी का वोल्टेज भी चेक करवाता हूँ मैं, फिर हम टेस्टिंग को कंटिन्यू करेंगे।
3.7 वोल्ट बैटरी चार्ज है। देखो, जब हम इसमें बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं तो कोई आवाज़ सी आने लगी थी, इसलिए मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया है। ये देखिए, आवाज़ सुनिए, ये आवाज़ आ रही है, तो शॉर्ट सर्किट हो रहा है, लगाने पे आवाज़ आती है। देखिए, डिस्कनेक्ट कर दिया मैंने इसको। बैटरी हटा देते हैं। ये देखिए, VPH का वोल्टेज बिल्कुल स्टेबल है। ये VPH के ट्रैक में लगा एक कैपेसिटर पे मैं वोल्टेज चेक करके आपको दिखा रहा हूँ। ये सभी VPH से कनेक्टेड है, ये देखिए, ठीक है। अब इसके बक वोल्टेज इसके ट्रैक पे लगा रहा हूँ मैं। तो देखिए, बक वोल्टेज अभी टेस्ट करने पे कोई भी वोल्टेज मुझे देखने को नहीं मिल रहा है मीटर में। और शॉर्टिंग पहले हम बक सेक्शन में चेक कर चुके हैं। पावर के सभी ट्रैक के में जो बक कॉइल्स लगे उन पे किसी पर भी हमें शॉर्टिंग नहीं मिली है और वोल्टेज भी नहीं बन रहा, ठीक है। और VPH वोल्टेज जो है वो आ रहा है, ठीक है। वोल्टेज नहीं मिल रहा हमें। और एक बार मैं आपको चार्जिंग का रीडिंग भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, 1.7 चल रहा है, ठीक है। 0.6 आ गया। ये देखिए, चार्जर यहाँ लगी हुई है, यहाँ पे थोड़ा कवर करिए, ये देखिए, ठीक है। चार्जर लगी हुई है और 0.6 एम्पेयर की स्पीड है चार्जिंग की, पावर कंजम्पशन। ये देखिए, VPH के सॉरी बक वोल्टेज जो है अभी जैसे मैं चेक कर रहा था तो नहीं मिल रहा था, अभी देखिए बक वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है। ये देखिए, LDO 1.3 का जनरेट हो रहा है। ये देखिए, बक वोल्टेजेस, ये देखिए बन रहे हैं, बक वोल्टेज तो बन रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ से मैंने जो ग्राउंड लिया था वहाँ से चेक करने पे तब नहीं बन रहा था। देखिए, अभी बक वोल्टेजेस बन रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, हायर LDO भी बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वोल्टेज हमें सभी पे मिल रहा है। ये देखिए, वोल्टेजेस 0.75 के आसपास, 85 के आसपास जो होना चाहिए वो है सबका। तो बक वोल्टेज सारे रिलीज़ हो रहे हैं और तब भी फ़ोन डेड है। तो पावर सेक्शन की जो बूट सीक्वेंस की जो सारी सेकेंडरी वोल्टेज हैं, बक वोल्टेज जो LDOs हैं वो सभी बन रही है। और VPH आपको मैंने दिखाई दिया है, ये प्रॉपर बन रहा है, ठीक है। तो अब इस केस में हमें क्या करना है, अगर ऐसा कभी सिचुएशन आपके पास आता है, बोर्ड बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, ठीक है, तो बोर्ड में हीटिंग भी हो रही है, तो जब आपके सारे बक वोल्टेजेस बन रहे हैं, तो स्कीमेटिक पर आ गया हूँ मैं, ठीक है। अगर सारे बक के वोल्टेज बन रहे हैं और शॉर्टिंग नहीं है और फ़ोन फिर भी ऑन नहीं हो रहा है,
हीटिंग जो है मतलब अब वीडियो में मैं आपको फील तो नहीं करवा सकता, बट जो हीटिंग है वो नेटवर्क सेक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, ठीक है। और CPU MMC दोनों हीट हो रही है, दोनों हीट है, पावर IC भी हीट है, ठीक है। यानी पूरा बॉडी गर्म हो रहा है। अगर एक सेक्शन पे हीट हो रहा होता तो थोड़ा इजी हो जाता, हम पर्टिकुलर उसी सेक्शन को टारगेट करते। तो यहाँ पर सारे बक्स ओके है, यानी पावर IC का 5000 U5000 जो है यहाँ पर इसका पार्ट 1 बिल्कुल ओके फंक्शन में है, यहाँ पर कोई फॉल्ट नहीं है। तो यहाँ पर अगर फॉल्ट नहीं है तो इसके सेकंड पार्ट पर चलेंगे हम। ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट जो हो जाता है वो LDOs के हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो LDOs है पावर IC से जो रिलीज होती है, ये LDOs का बहुत डिफरेंट वर्क होता है। नेटवर्क सेक्शन के लिए भी बनता है, ठीक है। इसमें से 1.8 वोल्टेज की जो होती है लाइन, वो पावर IC CPU सभी को कनेक्ट करती है, जो भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको चेक करके दिखाया था। तो ये सभी LDOs में से भी किसी के मतलब मेन LDO के शॉर्ट होने पर भी आपका जो DC पावर कंजम्पशन है, पावर बटन दबाने पे कुछ एम्पियर जाएगा और बटन छोड़ते ही 0 0 हो जाएगा। सभी रीडिंग्स के अलग अलग मतलब होते, तो इसमें 162 163 तक जा रहा था। तो मैंने आपको बताया था पावर सप्लाई बूट सीक्वेंस का फॉल्ट है। तो हमारा बक वाला लाइन तो बिल्कुल ओके मिला है। तो इस केस में बहुत बार आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो और CPU निकाल देते हो, पावर IC चेंज करके देख लेते हो। तो देखो ये सब करने से नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करना होगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करने का क्या मतलब होता है, देखो अगर आप पावर IC बदल देते हो, अगर CPU डबल टेकर पे सीधा चले जाते हो, तो आप एक चीज़ बताओ, जब डबल टेकर का फॉल्ट होगा तब तो रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन जब डबल टेकर यानी CPU का फॉल्ट नहीं हुआ, तब आप तो खामा उस पर काम कर रहे हो। बल्कि अब ये रिस्क है कि हो सकता है कि आपका फ़ोन ना बने, ज़्यादा छेड़ दें आप, मतलब कुछ ऐसा कर दें जिसके बाद वो प्रिंट वगैरह ही डैमेज हो जाए, कुछ भी मान लो। उसकी ज़रूरत हो तो ही इम्प्लीमेंट करें, बिना फालतू के स्टेप्स ना करें, ठीक है। तो पार्ट 1 जैसे ओके मिला है हमें, सारे बक वोल्टेजेस जो मैंने चेक करे, सभी बक वोल्टेजेस हमें ओके मिले हैं, ठीक है। किसी में शॉर्टिंग भी नहीं मिली, ठीक है। मैंने सबको आपको चेक करके दिखाया है। तो इसके सेकंड पार्ट पर चलना है हमें। तो सेकंड पार्ट पर जब चलना है तो U5002 के सेकंड पार्ट में आप देख सकते हैं कि ये एक 1.3 वोल्टेज का LDO भी मैंने आपको यहाँ चेक करके दिखाया था, 1.3 वोल्टेज बन रहा था, ये ओके है। बक वोल्टेज इसकी 2 वोल्टेज की भी ओके, 2 वोल्टेज का भी मैंने आपको यहाँ चेक करके दिखाया है। और ये VWAT सिस्टम चार्जिंग वाली वोल्टेज जो है, मतलब चार्जिंग IC से आने वाली सेकेंडरी पावर सप्लाई, ये वो है। तो इन दोनों में से कोई शॉर्ट नहीं है। अगर ये 2 शॉर्ट होते तब भी फ़ोन हमें पता लग जाता कि इस वजह से डेड है, तो यहाँ पे फॉल्ट नहीं है। तो अब जाहिर सी बात है कि VLDO जो आउटपुट होती है LDO, वहाँ से फॉल्ट हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ से फॉल्ट जो हो सकता है, तो उसमें हमें क्या क्या चेक करनी चाहिए। देखो यहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सारे ही चेक कर सकते हैं हम, लेकिन सारे की ज़रूरत हो तब तो करें, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मेन LDOs आपको चेक करने हैं, तो मेन LDOs आप पहचानोगे कैसे। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो कि CPU और eMMC पर आ सकते हो। कैसे, वो समझा देता हूँ मैं आपको। CPU और eMMC की जो रिक्वायरमेंट की वोल्टेज है, इस पर हम डायरेक्ट आएंगे, जिससे हमें उसकी LDO वोल्टेज का पता लगेगा। जैसे देखो U400 मैंने सर्च किया, जो कि इसका CPU का कोड है लेआउट में। तो इसकी हर पार्टीशन पर डिफरेंट है, मतलब थोड़ा स्केमेटिक अलग अलग होता है सभी कंपनियों का। जैसे यहाँ पर प्रोटोकॉल है, ठीक है, I2S, JTAG, CAM। हमें इसके वोल्टेज से रिलेटेड ट्रैक फंक्शन पे जाना है। दिल्ली में चुनाव का टाइम चल रहा है, तो उसी का प्रचार थोड़ा मैं उनको जानने दे रहा हूँ, जिससे उनका साउंड वॉल्यूम हटे, फिर अब आपको बताएंगे। ये जो वीडियो में मैंने बीच में रोका, इसका सिर्फ एक ही वजह था, जो चुनाव प्रचार चल रहे हैं दिल्ली में, उसके वजह से काफ़ी वायलेंट है, मतलब साउंड का वायलेंट चल रहा है। सभी अपने अपने जीत के लिए दौड़ रहे हैं, तो हम अपने लिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा काम तो इसी से चलने वाला है, इन लोगों से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम लोगों को, कोई आए कोई जाए, ठीक है। UCP 400 जो है, इसका ये पार्ट 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके प्रोटोकॉल्स हैं, डिफरेंट प्रोटोकॉल, I2C हो गया, GPI हो गया, SPI हो गया, ठीक है। तो ये क्लॉक लाइन हो गई, कैमरा प्रोटोकॉल हो गया, बूट का यहाँ पर प्रोसेस हो गया, ठीक है। ये सिग्नल वाला है, जो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बनती है पावर IC से, ठीक है। ये सेकंड पार्ट है, जहाँ पर भी प्रोटोकॉल ही है, ठीक है।
बट जब आप इसके थर्ड पार्ट पर आओगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको वोल्टेजेस देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो ये वोल्टेजेस वाली सीक्वेंस है, ठीक है। ये यूएफएस वाली है, कनेक्टेड ट्रैक, ठीक है। सारे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चौथा पार्ट था, ठीक है। बट इसका जो आप आओगे मेन वोल्टेज यूनिट जहाँ पर पूरे एलडीओज से रिलेटेड फंक्शन हैं वो यहाँ पर है, ठीक है, इस जगह पर है, ठीक है। तो ये चीज़ें चेक करनी होती है। अगर ये 200 से 300 के बीच में होता तब भी हम यही सेम प्रोसेस अपनाते। हाँ, बिल्कुल लो एम्पेयर होता तो थोड़े प्रोसीजर्स चेंज हो जाते हैं, जो कि मेरी डिफरेंट वीडियोज़ में आपको देखने को मिल जाएगी नॉलेज। तो ये वोल्टेजेस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आप डायरेक्ट आ सकते हैं। अगर आपको मान लो जानना है कि पावर आईसी की कौन सी एलडीओ वोल्टेज आपको चेक करनी है तो आप यहाँ पर आके डायरेक्ट भी देख सकते हैं और पावर आईसी के थ्रू भी आ सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप पावर आईसी के ट्रैक में कौन सी एलडीओज चेक करने हैं आप ये नहीं समझ पाते हैं, दिखा देता हूँ मैं आपको। वीडियो लंबी इस वजह से हो जाती है क्योंकि मैं आपको पूरा डिटेल समझाने लगता हूँ। जैसे यहाँ पर आप नहीं समझ पा रहे कि कौन कौन से मैं चेक करूँ, कौन से छोड़ दूँ, तो आप यहाँ पे स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करो, सीपीयू का कोड डायरेक्ट सर्च कर लो ईएमएमसी का कोड आप डायरेक्ट सर्च कर लो। जैसे इसको सर्च किया तो यहाँ पर जब इसको सर्च कर रहे हैं तो एक बार और क्लियरली समझाता हूँ। देखिए ये 1 2 3 4 5 हिस्सों में पहला क्लिक 5 नंबर पर लाया तो 5 नंबर पे क्या है, सारे ग्राउंड है, कोई मतलब नहीं यहाँ पे टेस्टिंग का। 3 नंबर पे देखो, 3 नंबर पे जैसे ही मतलब सेकंड क्लिक जब हमने करा तो ये तीसरे पार्ट पर ले आया। तो तीसरे पार्ट पर आप देख सकते हो सारे वोल्टेजेस हैं, ठीक है। अब ये वोल्टेजेस जो हैं इसमें से बक वोल्टेज भी है, जैसे क्लिक करके हम पहुँचेंगे। देखिए ये देखिए ये बक वोल्टेज है, जो पहला बक था, रिवर्स ला के दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए। तो ये तो हम चेक कर चुके हैं, ठीक है। तो इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको चेक क्या करना है, अब एलडीओ चेक करना है, ठीक है। इसी तरीके से ईएमएमसी का भी, ठीक है, ईएमएमसी के भी पास एलडीओ वोल्टेज जाता है जिससे वो चलता है। दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे इसमें यूएफएस चिप लगी हुई है, ठीक है, ये देखिए यूएफएस चिप लगी हुई है इसमें, ठीक है। यहाँ पे जो ये डिटेल दी गई है इसका मतलब है कि इसके अंदर में सैमसंग की, तोशिबा की यूज़ की गई है ईएमएमसी, ठीक है। माइक्रोन वगैरह की भी यूज़ की गई है, जिसका डिटेल यहाँ पर अपडेटेड नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 2 वोल्टेजेस की रिक्वायरमेंट अपनी ईएमएमसी या यूएफएस चिप को होती है, ठीक है। वीडीडी 2.9 है, ये 2.8 हो सकता है, और ये 1.8 जो है ये आपका, जैसे आपने यूएफआई बॉक्स चलाया हुआ उसमें वोल्टेज जो सेट करते हैं ना एरर आने पे, तो वही सेम चीज़ है। यहाँ से आप देख सकते हैं वोल्टेज का एरर भी हटा सकते हो, ठीक है। तो ये 2 वोल्टेजेस होती है एलडीओ जो पावर आईसी से आती है, ठीक है। तो ये एलडीओज़ है, तो सीपीयू के एलडीओज़ और पावर आईसी की से आने वाली सीपीयू को और एएमएमसी को अब हम उसको चेक करने वाले, क्योंकि बूट प्रोसीजर का हिस्सा एलडीओ भी होता है, ठीक है। तो बक लाइन में फॉल्ट नहीं मिला हमें, ठीक है। अब बिट मैप पे लाता हूँ मैं आपको, बिट मैप पर लाकर आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए जैसे अभी हमने चेक करा था ये सारे बक थे, ये देखिए यहाँ से पावर आईसी से वोल्टेज बना और सीपीयू पे चला गया, ठीक है। तो इसी तरीके से एलडीओ वोल्टेज जो हैं उनको अब हमें चेक करना है। तो आप पावर आईसी के पास से डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो, सीपीयू के पास आकर भी चेक कर सकते हो। तो चलिए पावर आईसी के पास ही आते हैं। प्रोसीजर मैंने समझा दिया कि आप ऐसे भी कान पकड़ सकते हो और ऐसे भी पकड़ सकते हो, मतलब उल्टा सीधा कैसे भी पकड़ो फॉल्ट फाइंडिंग हो ही जाएगी, ठीक है। तो पावर आईसी के एलडीओ वाले डिपार्टमेंट पर आ जाते हैं। जैसे VLDO PMIC 1.2 है। अब ये देख लेते हैं कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है। तो यहाँ पर ये 1.8 जो है UFS के लिए एक बन रहा है, दिखा देता हूँ मैं आपको क्लिक करके। वो वोल्टेज लेकिन आ अपनी कहाँ रही है, सीपीयू के पास। क्योंकि सीपीयू के पास क्यों आ रही है, अब कई बार मन में आ जाता है कि एमएमसी वोल्टेज यहाँ क्यों है, क्योंकि रैम इसके ऊपर लगा हुआ है ना, तो यहाँ पर भी वोल्टेज की ज़रूरत है, ऊपर वाली लेयर, ठीक है। तो ये लाइन चेक करनी होगी हमें। एलडीओ से रिलेटेड बता रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर सभी मेन एलडीओज हमें चेक करने होंगे। ठीक है, तो टोटल इसके अंदर में जितने भी एलडीओज़ हैं ये सारी, ये हमें जो मेन एलडीओज़ हैं उनको चेक करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं।
ये किसके पास जा रहा है पहले दिखाया था मैं आपको। रिक्वायरमेंट हुई तो इसको चेक किया जाएगा, नहीं रिक्वायरमेंट हुई तो कोई बात नहीं। ये देखिए इस पर जब मैंने क्लिक किया तो ये यहाँ पे BTP दिखा रहा है, ठीक है, यानी ये अपना मेन FPC कनेक्टर पर आ रहा है। तो इसको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको स्किप कर देंगे। वापस आएंगे हम, क्योंकि इसके वजह से रिस्पॉन्डेड नहीं होगा। नेक्स्ट 3.3 है, ये देख लेते हैं। ये देखिए कैमरे के लिए है, तो इसको भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। कैमरे के लिए कैसे पता लगा, यहाँ से कोड को जब फॉलो अप कर रहे हैं। एक और 3.3 है ऊपर, जैसे देखो इसमें स्कीमेटिक में एक छोटा सा मिस्टेक है। देखिए यहाँ पर डिटेल नहीं है कि किसके लिए है, बट 3.3 जो होता है वो मेन LDO नहीं होता है, इसकी वजह से फ़ोन डेड नहीं हो सकता। इसको भी स्किप करेंगे। अब यहाँ पे 3 वोल्टेज की जो है इसको दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर देखो जब मैंने इसको क्लिक करा तो यहाँ पर जब हम आ रहे हैं तो इसकी भी डिटेल यहाँ पर नहीं है। तो 3 वोल्टेज भी मेन LDO में नहीं आता, अभी मैंने आपको बताया है। तो देखो पावर IC से जो निकलने वाली LDO है छोटे छोटे कैपेसिटर्स पर जा रही है, ठीक है। इन सबको हमें एक एक करके चेक करना होता है। जैसे नेटवर्क सेक्शन के लिए 2.8 वोल्टेज आ रहा है, तो यहाँ से भी फ़ोन डेड नहीं होगा। फोकस क्या रखना है मेन LDOs में, क्या होता है मोस्टली 1.8, 1.2 और 2.8 मतलब के आसपास की वोल्टेज की मेन LDOs होती हैं। बट डिपेंड करता है मॉडल पर, कुछ मॉडल की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। देखो ये लिखा है VT फ्लैश, ठीक है, तो ये मेमोरी कार्ड के लिए ये LDO रिलीज़ हो रही है। ये देखिए मेमोरी कार्ड के कनेक्टर पर जा रहा है। मेमोरी कार्ड ना चलने पर इस LDO को चेक करते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है इसको भी चेक करना अभी ज़रूरी नहीं है। जो इम्पोर्टेंट वाला होगा उसको हम चेक करेंगे, मतलब जिसका संबंध डेड से होता है उसको हम ज़रूर चेक करेंगे। जैसे अब देखो यहाँ पर MMC कार्ड आ रहा है, क्लिक करा हमने और ये हमें लेकर आ रहा है CPU के पास, ठीक है। तो इसको चेक करेंगे हम। अभी देखो यहाँ पे C4018 करके एक कैपेसिटर लगा हुआ है। इसके कारण डेड हो सकता है फ़ोन। ये अपना यहाँ पर लगा हुआ है दोनों कनेक्टरों के बीच में। इसको थोड़ा हटा लेते हैं। फिर से जैसे कोल्ड पे आ गए हम, कोल्ड के बाद फिर से हॉट पे जाना होगा। तो देखो यहाँ पर ज़ीयर आ रहा है, ज़ीयर। अभी 0 हो गया था, मेरे को लगा मिल गया फॉल्ट, शॉर्टिंग यहीं पर है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे ज़ीयर बिल्कुल ओके है, ठीक है। इस वाले कैप से जुड़ा हुआ है ये, तो ये लाइन ओके है। अब हमें इसके आगे का स्टेप देखना होगा। थ्री 3.3 का जैसे यहाँ देखो VLDO है एक, तो ये दिखा देता हूँ इम्पोर्टेंट है या नहीं है। ABTD करके यहाँ पर ट्रैक इसका नाम चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आप ये देखो जैसे BT वाईफाई के लिए तो कोई भी ज़रूरी नहीं है इसको चेक करना, क्योंकि इसकी वजह से फ़ोन डेड नहीं होगा। तो यही चीज़ समझनी होती है कि कौन से LDO उसको चेक करना है। हाँ, वाईफाई का फॉल्ट अगर हम ट्रेस कर रहे होते तो डेफिनेटली इसको चेक करते हैं। अब यहाँ देखिए 3 वोल्टेज है, ये सिम के लिए है,
चेक करना ज़रूरी नहीं है। फिर एक और 3 वोल्टेज की है, ये दूसरे सिम के लिए है, ठीक है, सिम की ही मतलब दूसरी वोल्टेज है, इसको भी चेक करना ज़रूरी नहीं है। फिर यहाँ देखो VLDO 14 है, ये देखते हैं किसके लिए है, USB PHY के लिए है, स्किप, इसका लेना देना नहीं है। VLDO 42, ठीक है, 1.8, ये किसके लिए दिखाता हूँ मैं आपको। ये VDD कोड्स है, कोड्स लगने का मतलब हो गया ये ऑडियो सेक्शन के लिए, दिखा भी दूंगा मैं आपको। ये ऑडियो सेक्शन के लिए वोल्टेज बन रहा है, ये देखिए ऑडियो IC के पास आ गया। तो इसका भी डेड से कोई संबंध नहीं है, इसको भी स्किप कर देंगे। तो ये चीज़ें जो है मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, जिससे कि आपको सीखने को मिले इस वीडियो से। फिर एक 1.8 वोल्टेज है, नहीं है किसी मेन IC के लिए, ओपन लाइन है। नो वर्क। हमें CPU और eMMC से रिलेटेड वोल्टेजेस चेक करनी है, ठीक है। इस वाले का भी डेड से कोई लेना देना नहीं है, इसको भी स्किप करेंगे। इसका भी डेड से लेना देना नहीं है। VLDO 24 पर आ गए हम। बहुत सारी LDO वोल्टेज रिलीज़ होती हैं, ये नेटवर्क सेक्शन के लिए जा रही है, इसको भी स्किप करेंगे क्योंकि यहाँ से डेड नहीं होता फ़ोन। एक और 1.8 वोल्टेज है, ये भी नेटवर्क सेक्शन के लिए TC 100 वाली लाइन में है, यानी क्रिस्टल के लिए वोल्टेज आ रहा है यहाँ से। तो नेटवर्क का फॉल्ट होता तो डेफिनेटली इसको चेक करते। इसका भी डेड से लिंक नहीं है, स्किप करेंगे। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो CPU के लिए जा रहा है यहाँ से ये, ठीक है। तो कई सारे ट्रैक्स से जुड़ा हुआ है UFS बैंड, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। C5074 करके आपको दिखाता हूँ मैं, C5074 कहाँ लगा हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा उसी कैप पर चेक करें, उस लाइन से कनेक्टेड किसी भी कैप पर आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए ये जो लगा हुआ है ये पावर IC के ऊपर वाले हिस्से पर लगा हुआ है, ऑसिलेटर क्रिस्टल के साथ में। छः सौ वैल्यू आ रहा है, ओके है। अगर ये शॉर्ट होता तब तो फॉल्ट मिल ही गया ऐसा समझ लो, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है तो हम और आगे बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट LDO था ये, बहुत ही टाइम इसका फॉल्ट हमें देखने को मिलता है। अब देखिए वैसा ही इंपॉर्टेंट ये भी है, देखो बहुत सारे ट्रैक्स पर जा रहा है, इसी में से देखो मेमोरी पे जा रहा है, ठीक है। ये वाला अभी दिखाऊंगा मैं आपको, ये बहुत सारी जगह पे कनेक्ट होता है ये। तो इस लाइन का कोई भी एक कैपेसिटर पर हम चेक कर लेंगे। ये देखिए जैसे यहाँ पर इस ट्रैक से कनेक्टेड C5008 है, लेआउट पे दिखाता हूँ मैं आपको। C5008 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट LDO होता है, देखो पावर IC के साथ में लगा है, क्रिस्टल के पास में ही। ZR आ रहा है, देखिए ZR आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट ओके है ये भी। और जैसे बिटमैप पे मैं आपको दिखाता हूँ कितना इंपॉर्टेंट है। ये जो पिछले दोनों मैंने दिखाए आपको, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे दोनों, ठीक है, क्योंकि दोनों से बहुत सारे ट्रैक कनेक्ट होते हैं जिसके वजह से फ़ोन डेड हो जाता है, ठीक है। अभी दिखाता हूँ मैं आपको ये।
इसका नंबर है C5008। ये रहा, ये देखिए, अगर ये शॉर्ट होता या इसके पिछले वाला जो मैंने अभी चेक करा था तो भी फ़ोन डेड हो जाता है। क्यों? देखिए कितना ज़्यादा ट्रैक से कनेक्टेड होता है, वीडीडी पैरी से कनेक्टेड होता है 1.8 से। तो ये वो वीडीडी पैरी वाला लाइन है, ये हमने पहले भी चेक करा था, तो यहाँ से फॉल्ट नहीं है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। वन वोल्ट है ये, नो रिक्वायरमेंट। 0.75 कैमरे के लिए है, ज़रूरी नहीं है चेक करना। 1.2 कैमरे के लिए है, कोई दिक्कत नहीं। स्किप। मैं प्रोसेस में सिर्फ इसलिए ला रहा हूँ आपको ये 1 बाय 1, जिससे आपको प्रॉपर पता लगे नेटवर्क सेक्शन के लिए, वरना मैं डायरेक्ट जो जो इम्पोर्टेंट है उनको चेक कर सकता हूँ। बस आपको सीखने को मिले, नॉलेज मिले, यही मकसद है मेरा। जैसे देखो मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, इनमें से कोई भी वो लाइन नहीं है जिसकी वजह से फ़ोन डेड हो जाए, बट एक एक करके मैं चाहूँगा आपको दिखा दूँ। ये देखिए जैसे VLDO है, ठीक है, ये देखिए CP पे जा रहा है, BT पे जा रहा है, ठीक है। स्किप करेंगे इसको। सारे इम्पोर्टेंट LDOs देख चुका हूँ लगभग मैं, बट फॉल्ट यहाँ से नहीं मिला है। ये एक आखिरी देख लेते हैं। BT वाईफाई के लिए है। तो यहाँ पर आपका पावर सेक्शन का जो बूट सीक्वेंस की जो LDOs हैं सभी ओके है, ठीक है। तो CPU के सेक्शन से फॉल्ट नहीं मिला, मतलब कोई भी LDO लाइन शॉर्ट नहीं है। अब हमारा जो है मतलब इन सभी LDO में पावर IC UFS चिप को वोल्टेज वाला कोई ट्रैक LDO का नहीं मिला है, क्योंकि इसमें एक सब्स्टिट्यूट पावर IC भी है। दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो CPU की जो LDOs वोल्टेज है और eMMC की, यानी इसमें UFS लगा है, इन दोनों की जो LDO वोल्टेज है वो पावर IC से फिलअप होनी चाहिए। बट कई मॉडल में क्या होता है, 2 पावर IC हो जाती है, 3 हो जाती है, 4 हो जाती है, तो डिफरेंट भी हो सकती है। मतलब CPU के लिए प्रॉपर अलग से आपको पावर IC देखने को मिल सकता है, ठीक है। जैसे कि कई बार APPM IC सैमसंग में कोड देखने को मिल जाता है, CPPM IC, तो ये चीज़ें आपको मिल सकती है। तो ये आपको स्कीमेटिक ही बताएगा, अदरवाइज़ आपको पता नहीं चलेगा। हार्डवेयर सॉल्यूशन के भरोसे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। बेसिक फॉल्ट रिपेयर कर पाओगे और आपके रिटर्न मोबाइल कोई और ठीक करेगा। ये देखिए ये दोनों वोल्टेज जो है 2.95 और 1.8, ठीक है। तो ये वोल्टेज देखते कहाँ से आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे U5003 करके एक छोटी सी IC लगी है, यहाँ से ये वोल्टेज LDO के बन रहे हैं। अब देखिए क्या है, पावर IC का ही एक काम था, बट पावर IC का वर्कलोड एक्स्ट्रा लगेगा। कंपनी ने मतलब एक सब्स्टिट्यूट, एक छोटा सा पावर IC और अलग से लगाया, लिखा नहीं है कहीं भी PM, बट ये पावर से रिलेटेड वर्क ही कर रहा है, ठीक है। पावर सप्लाई को कंट्रोल कर रहा है। देखो V सिस्टम से सप्लाई ले लिया, ठीक है। SCL और SDA से कंट्रोल होगा, कौन कंट्रोल करेगा इसको? जाहिर सी बात है CPU करेगा। तो I2C प्रोटोकॉल से कंट्रोल हो रहा है ये IC, ठीक है। ये दोनों अपने SCL और SDA हैं। और X boot LDO, ठीक है। ये देखिए CPU रिलीज़ कर रहा है, ठीक है। अभी आपको मैं बता रहा था बूट के बारे में, वीडियो में आप थोड़ा सा पीछे जाके आप देख सकते हैं जब मैं यहाँ पर आया हूँ कि ये बूट ट्रैक है, ठीक है। जैसे अब इसमें देखो कोई कंपोनेंट नहीं है, ठीक है।
तो आप इसको सिर्फ इस आईसी को उठा के ही चेक कर सकते हो। अगर ये डिस्कनेक्ट हो गया सीपीयू से तो ये आईसी काम ही नहीं करेगा, ठीक है। टेस्ट के ट्रैक हैं ग्राउंड में। अब ये जो वोल्टेजेस हैं, ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड होकर बनता है, इस वोल्टेज के ऊपर। तो ये तो ओके है, ये दोनों आईसी से कनेक्टेड होती है। इसको चेक करने के लिए हमें आईसी उठाना पड़ेगा क्योंकि ट्रैक में आपको कैपेसिटर वगैरह नहीं मिला है जिस पर आप चेक कर पाओ, और ये डायरेक्ट है। तो इन सबको चेक करने के लिए तो हम आईसी को उठाना पड़ेगा। उससे पहले हम ये वोल्टेजेस चेक करेंगे, ठीक है। ये ऑन कैसे होता है, ठीक है। जैसे एक वोल्टेज इसको ये रिक्वायरमेंट है और एक इसको ये 2 वोल्टेज की PMIC से रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इस लाइन में देखो C5130 करके कैपेसिटर लगा, ये पावर आईसी से ही LDO बनता है, ठीक है। देखो ये मेन LDO से ही कनेक्टेड है, जो पावर आईसी को सेकंड पार्ट में मिल रहा था वहीं से कनेक्टेड है ये, ठीक है। तो ये तो ओके है, तो ऐसी बात है। तो अब हमें क्या चेक करना है, VWAT सिस्टम यहाँ पर आ रहा है, तो ये तो वही हो गया, जो ये है वो ये है, ठीक है। तो अब हमें ये 2 चीज़ें चेक करनी है, 1.8 और 2.95, ठीक है। अगर यहाँ पर नहीं फॉल्ट मिलता है तो हमें फिर इसके बाद प्रोटोकॉल्स के फंक्शन ट्रैक चेक करने होंगे, ठीक है। तो चलिए इसको चेक करते हैं। C5141 करके है, इस ट्रैक में लगा कैपेसिटर C5141। क्या था कोड, इतने सारे चेक कर रहे हैं, 5141 कि दिमाग से कोड भी निकल जाता है। C4151 ओ, चलो यहीं से कॉपी कर लेते। 5141 है, मैंने उल्टा डाल दिया था। यहाँ पर लगा है, इसको चेक करना होगा। और ये 1.8 है UFS की सप्लाई, ठीक है, यहाँ पर आ रही है, ठीक है। ये 2 और कैपेसिटर्स हैं, 3 कैपेसिटर्स हैं इस लाइन में, किसी को भी हम चेक कर सकते हैं। और दूसरा सप्लाई है ये MMC को जाने वाला, मतलब UFS को जाने वाला 2.95। इसके ट्रैक के भी कंपोनेंट आप देख लीजिए, C5142 और वो था 5141, आसपास में ही लगे होंगे, नंबर कोडिंग से ऐसा लग रहा है, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं, दोनों को साथ में चेक करते हैं। इस साइड लगा है, यहाँ पे C5141 ये रहा और C5142। लोकेशन ठीक से आइडेंटिफाई करवा दूँ मैं आपको, शील्ड के कॉर्नर पर और अपना चार्जिंग CC फ्लैक्स के ऊपर वाले हिस्से की तरफ है। ये इसी साइड पर प्लस है तो इसी साइड लगा लेते हैं। देखिए शॉर्ट है, शॉर्ट है, किसी ओके पे लगा के दिखाता हूँ। देखिए जो ओके रहेगा उस पर वैल्यू भी ओके की ही आएगी। देखिए बैटरी कनेक्टर पर लगाया, ओके वैल्यू आ रही है, तो ये लाइन शॉर्ट है, 1.8 वोल्टेज की लाइन शॉर्ट है, ठीक है। और ये 2.9 वाली वोल्टेज लाइन थी जो कि देखो ओके है, ठीक है। चलिए रिमूव करते हैं। ज़्यादा कंपोनेंट है नहीं तो PCB होल्डर में लगाना नहीं पड़ेगा। अब हमें सिर्फ टेपिंग करनी है, कनेक्टर्स को बचाना है। कनेक्टर बहुत ही ज़्यादा हल्की क्वालिटी के लगे होते हैं सैमसंग वाले A सीरीज़ और M सीरीज़ और F सीरीज़ वगैरह में। तो आप कोशिश ये रखिएगा कि कभी भी अच्छे से कवर कर लीजिएगा, वरना कनेक्टर भी डालना पड़ेगा।
सारे कंपोनेंट जो इस ट्रैक के हैं एक साथ निकाल लेंगे हम। एक कंपोनेंट उड़ गया है। एक कंपोनेंट मेरे ट्वीज़र से स्लिप हो गया, देखते हैं मिल जाता है तो। कोई और तो नहीं है, यही है, मिल गया है वो भी। ठीक है, ये कंपोनेंट्स अपने निकाले हैं हमने, तीनों निकाल दिए हैं। अब चेक करेंगे हम, बोर्ड को नॉर्मल होने देते हैं। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू आ गई। ठीक है, ये वैल्यू आ गई है। वैल्यू आ गई है। इन सब में से कोई शॉर्ट होगा। अभी इसको हटाते हैं और बोर्ड को चेक करते हैं। तो अब आपको मैं चेक करवाता हूँ। जैसे देखो, चार्जर लगाते हैं, फ़ोन की फिटिंग ही करनी पड़ेगी क्योंकि इसका पत्ता जो है थोड़ा सा मेन बोर्ड वाला पत्ता लूज़ है इसका। ये देखो 0.6 चार्जिंग एम्पेयर कंजम्पशन आ रहा है। ठीक है, और बोर्ड अब गर्म नहीं हो रहा है कहीं भी। ठीक है, अब आपको मैं वो चेक करवाता हूँ जो शॉर्ट कर रहा था इसका। वो 1.8 वोल्टेज यूएफएस चिप की शॉर्ट हो रही थी, वो देखते हैं बन रहा है नहीं बन रहा।
बैटरी का वोल्टेज भी देख लेते हैं कितना है पहले, क्योंकि शॉर्ट बोर्ड में लगाने पे बैटरी भी डाउन होती है। 3.6 है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा चार्ज भी करना पड़ेगा अपने फ़ोन को। ये वाला पत्ता थोड़ा इसका लूज़ है। ये देखिए 1.8 वोल्टेज यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पर बनना चाहिए 2.8। ये देखिए 1.8 बन रहा है। देखिए यहाँ पे बक वोल्टेज आपको एक चेक करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए बक वोल्टेज पहले भी बन रहा था, अभी भी बन रहा है। तो ये वाली लाइन जो थी अपनी वो शॉर्ट हो रही थी, तो मैंने कंपोनेंट अभी नहीं लगाया है। अभी मैं नहीं लगाऊंगा, बाद में चेक करके आपको चेक करवा के लगाने वाला हूँ मैं कंपोनेंट। ये देखिए 2.9 वोल्टेज यहाँ पे बन रहा है यूएफएस के लिए, जो मैंने आपको दिखाया था 2.95 था, ठीक है। तो मल्टीमीटर में थोड़ा सा डिफरेंट दिखाता है। तो ये वोल्टेज अपना शॉर्ट होने की वजह से नहीं बन रहा था, इसी वजह से पूरा बोर्ड हीट हो रहा था। अभी कहीं भी हीटिंग नहीं है। और एक जो साउंड आ रहा था चार्जर लगाने पे वो भी नहीं आ रहा। सबसे पहले फ़ोन को पूरा कवर अप कर देते हैं, वरना ये लूज़ वगैरह होकर छोड़ रहा है। जो फॉल्ट था वो डायग्नोस होके मिल गया। माइक्रोस्कोप की रिकॉर्डिंग का भी काम हो गया है, इसको भी रोक देते हैं। और ये वाला ट्रैक शॉट था, ठीक है, तो इसका भी काम हो गया है। ये 1.8 वोल्टेज का था, इसको भी ऑफ़ कर देते हैं। डिस्प्ले का पत्ता भी आपको चेक करवाऊंगा। बैटरी थोड़ी इसकी डाउन है, बिल्कुल डिस्चार्ज है। ये लूज़ है, ये भी थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा है।
थोड़ा सा फ़ोन को चार्ज भी कर देता हूँ, फिर आपको चेक करवाऊँगा मैं। इसके अंदर भी कुछ है। ये वाला पत्ता थोड़ा लूज़ है। बैटरी कनेक्टर ठीक है।
ये बैक सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ, बार बार डिस्टर्ब कर रहा था, वैसे भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। बी कॉन्फिडेंट कि ठीक हो गया है, खोलना नहीं पड़ेगा 99%। 1% हुआ भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोबारा देख लेंगे। माइक्रोस्कोप के कैमरे में भी कवर नहीं हो पाएगा, मैं आपको इसको पूरा चार्ज करके ही दिखाऊंगा, ठीक है। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपको नज़र आ जाएगा सैमसंग का लोगो जो आया था। बैटरी बिलो चार्ज में अगर बूटअप करवाते हैं तो कई बार डिस्प्ले सही से नहीं आती, एमोलेड में ये ज़्यादा पंगा होता है। ये बीच में सिर्फ इसलिए डाल रहा हूँ कि पकड़ अच्छी हो जाए। इसका लेंस ये रहा। थोड़ी देर अभी इसको चार्ज होने देता हूँ, फिर मैं आपको इसको चेक करवाऊँगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे प्रॉपर्ली लोगो वगैरह दिखेगा नहीं, थोड़ा सा इंतज़ार करिए, मैं आपको इसको चेक करवाऊँगा। थोड़ा सा चार्ज हो जाए फिर मैं आपको इसको चेक करवाता हूँ, वीडियो में बने रहें। जो चार्जिंग है वो काफ़ी अच्छी हो गई है, क्योंकि काफ़ी देर मैंने इसको चार्ज में लगा के रहने दिया। ये देखिए, इसी लाइट की बात कर रहा था मैं, बहुत ही हल्की मंदी नज़र आ रही है। ये देखिए 60% हो चुकी है इसकी बैटरी, ठीक है। अब इसको ऑन करते हैं। ये देखिए, यही तब अच्छे से नहीं दिख रहा था। अब देखिए चार्जिंग का जो प्रेशर है वो 2.2 के आसपास, यानी सुपर फास्ट चार्जिंग, जो मतलब फास्ट चार्जिंग जो है वो ये ले रहा है, फास्ट चार्जिंग कहेंगे इसको, ठीक है। तो फ़ोन जो है वो ऑन हो रहा है, ठीक है। तो जो ये डेट की प्रॉब्लम थी, ये यूएफएस चिप के वोल्टेज लाइन की शॉर्टिंग की वजह से थी, जो कि हमने स्टेप बाय स्टेप ढूंढा तो हमें मिल गया। तो ऐसे ही फ़ोन आपके पास भी बहुत सारे आते होंगे जो कि आपके पेशेंस को खोदने की वजह से, नॉलेज के ना होने की वजह से रिटर्न हो जाते होंगे और ख़राब हो जाते होंगे। ख़राब हो जाते हैं इन द सेंस, कहने का मतलब क्या है कि देखो, अगर कोई फ़ोन का आपको प्रॉपर्ली नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो आप उसको कैसे ठीक कर पाओगे? हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पर जो था, हमारा ये फ़ोन रिपेयर हो चुका है। अब इसमें इसका लॉक तो नहीं मालूम है मेरे को, बट मैं आपको इसको चेक करवाऊँगा। ये देखिए, तब मैं यही ब्राइटनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, ब्राइटनेस कुछ ऐसा था, इस वजह से दिख नहीं रहा था। ये देखिए,
ये टच काम कर रहा है इसका, ठीक है। तो ये बिल्कुल ओके हो चुका है। तो अगर आप भी अपना फ़ोन रिपेयर करवाना चाहते हैं या मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करना चाहते हैं तो आप मुझे अपना फ़ोन भेज सकते हैं, और मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा मकसद ये रहता है वीडियो बनाने का कि देखो आपको अच्छे से समझ में आए, आप फॉल्ट फाइंडिंग वगैरह कर पाओ, ठीक है। अगर आप फॉल्ट फाइंडिंग वगैरह कर पाओगे तो ही आपके कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे, ठीक है, तो ही आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कर पाओगे। नहीं तो क्या होगा, आप अगर फॉल्ट फाइंडिंग ही नहीं कर पाओगे तो आपके कस्टमर तो रिटर्न जाने ही वाले हैं ना। तो वो सब ना हो, आपकी दुकान बढ़िया चले, आपका सर्विस सेंटर दौड़े पैसे के मामले में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और जिन भाइयों को कोर्स करना है वो मेरे नंबर पर मुझसे बात करके या व्हाट्सअप करके अपना नेक्स्ट बैच का बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फ़ोन अपना रिपेयर हो चुका है, देखिए ब्राइटनेस इसकी थोड़ी डिम ही है, इसी वजह से तब ये प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। तो ये फ़ोन जो है वो ठीक हो गया। और चार्जिंग प्रेशर भी देख सकते हो, अब आप प्रॉपर चार्ज ले रहा है, 9 वोल्टेज 1.5 एम्पियर की स्पीड से चार्जिंग हो रही है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। तो मैं हिमांशु कुमार आज की वीडियो से अब आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, फिर मिलूँगा किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।